नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम उत्तर मुगल काल का भाग 2 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो बचे हुए कुछ राजा थे उत्तर मुगल काल के, उनको देखेंगे तथा इसी के साथ में मुगल वंश में उत्तर मुगल काल में जो जो आक्रमण हुए, जैसे अहमद शाह अब्दाली है, इस टाइप से जो आक्रमण वगैरह होंगे उनको भी देखेंगे और इसी के साथ मुगल वंश का अंत देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल का भाग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने ऐतिहासिक काल से पहले प्राग ऐतिहासिक काल तथा आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा था तथा आधुनिक भारत से पहले हमने प्राचीन भारत तथा मध्य भारत पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। आज हम उत्तर मुगल काल का भाग 2 पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं उत्तर मुगल काल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने औरंगजेब के बाद चालू हुए उत्तर मुगल काल के बारे में देखा था। इसमें औरंगजेब के 3 पुत्रों के मध्य में ये जो सल्तनत युद्ध होता है उसको देखा था। आजम शाह, बहादुर शाह तथा कामबख्श के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष होता है। मोहम्मद सुल्तान की पहले ही मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद अकबर फारस भाग जाता है। इन तीनों के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। उसमें बहादुर शाह विजयी होता है और अगला राजा बनता है। फिर मुगल परंपरा के अनुसार बहादुर शाह भी जो पुत्र होते हैं उनके, वो भी आपस में युद्ध करते हैं। जहान शाह, अजीमुन शाह, रफीउन शाह और जहान शाह, ये आपस में युद्ध करते हैं और जो जहांदार शाह होता है वो विजयी होता है और अगला राजा बनता है। फिर इसमें हम देखते हैं फर्रुखसियर राजा बनता है। उसके बाद एंट्री होती है सैयद बंधुओं की। उसके सैयद बंधुओं के द्वारा ही जो कुछ राजा बनाए जाते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं मोहम्मद शाह बनता है रंगीला, और यहाँ तक हमने देखा था। उसके बाद के आज राजाओं को हम पढ़ेंगे। अहमद शाह, शाहजहां तृतीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, इन सारे राजाओं को हम देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अहमद शाह, इसका टाइम पीरियड है 1748 से 1754 के मध्य में। अहमद शाह मोहम्मद शाह का पुत्र था और अपने पिता के बाद 1748 में 23 वर्ष की आयु में 15वां मुगल सम्राट बनता है। टोटल 20 मुगल सम्राट होते हैं। इसमें 15वें नंबर का मुगल सम्राट ये होता है। इसकी माता ऊधम बाई चौहान थी, जो कुदसिया बेगम के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। इनकी माता के अनुचित हस्तक्षेप के कारण अव्यवस्था जो होती है वो फैलती है। उन्होंने सफदरजंग को अवध का नवाब घोषित किया और अपना वजीर बनाकर सारी शक्तियां उसके हाथ में दे देता है। जो सफदरजंग होता है उसको अपना वजीर बनाता है और सारी शक्तियां उसी के हाथ में होती हैं। 1754 में उसने अहमद शाह को अपनी ताकत के दम पर कैद कर लिया। जो इसका वजीर होता है सफदरजंग, वो इसे कैद कर लेता है 1754 में और आलमगीर को सम्राट बना देता है। जो फिरोज जंग ने सदाशिव बाहू की सरदार मराठा थे, उनकी सहायता से अहमद शाह को कैद कर लिया था। जो फिरोज जंग था उसने इनको कैद करा लिया था। वहां उनके और उनकी माता कुदसिया बेगम को अंधा कर दिया गया। जो अहमद शाह होता है इसे अंधा कर दिया जाता है, उसकी माता को भी अंधा कर दिया जाता है और कैद खाने में डाल दिया जाता है। जनवरी 1775 में सामान्य तौर पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अहमद शाह के समय ही अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी का भारत पर आक्रमण होता है। ये रहा अहमद शाह। अब चलिए जो भारत पर आक्रमण करता है अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अहमद शाह अब्दाली सन 1748 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद अफगान का शासक और दुर्रानी साम्राज्य का ये संस्थापक बन जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने नादिर शाह से प्रेरित होकर भारत पर आक्रमण किया। उसने भारत पर सन 1748 से 1767 के बीच में लगभग 6 या 7 बार चढ़ाई करता है। उसने पहला आक्रमण 1748 में पंजाब पर किया, जो असफल रहा। 1749 में उसने पंजाब पर दूसरा आक्रमण किया और वहां के गवर्नर
मोइन मुल्क को परास्त कर दिया। जो मोइनुल मुल्क थे उनको परास्त कर देता है। 1752 में नियमित रूप से पैसा न मिलने के कारण पंजाब पर उसने तीसरा आक्रमण किया कि जो वसूली वगैरह कर वगैरह, क्योंकि उसने वहाँ के गवर्नर थे मोइनुल मुल्क, उनको पराजित कर दिया था, तो वहाँ से कर वसूलने का इसका अधिकार जारी हो जाता है। लेकिन नियमित रूप से पैसा न आने के कारण फिर ये वहाँ पर हमला कर देता है। उसने हिंदुस्तान पर चौथी बार आक्रमण इमादुल मुल्क को सजा देने के लिए किया था। 23 जनवरी 1757 को वह दिल्ली पहुंच जाता और दिल्ली शहर पर कब्जा कर लेता है। उस समय दिल्ली का शासक आलमगीर द्वितीय था। अभी आलमगीर द्वितीय के बारे में आगे पढ़ेंगे। वह बहुत ही कमजोर और डरपोक शासक था। उसने अब्दाली से अपमानजनक संधि की और जिसमें एक शर्त में दिल्ली लूटने की अनुमति देना भी था। जो उसने अपमानजनक बहुत सारी संधियां कर ली थी राजा होते हुए भी, और उसके बाद दिल्ली को लूटने की इजाजत भी दे देता है कि आप पूरी दिल्ली को लूट कर ले जाओ पर हमें छोड़ दो। चलिए अहमद शाह अब्दाली के बारे में और देखते हैं। अहमद शाह एक माह तक दिल्ली में ठहरकर खूब लूटमार करता है। जो संधि होती है उसके अनुसार ये एक माह तक खूब लूटता है आराम से। वहां पर लूटकर वह करोड़ों की संपदा हाथ लग जाती है। दिल्ली में एक माह तक रहता है। जो कुछ उसे मिलता है, जेवर जवाहरात, औरतें, जो कुछ उसे मिलता है सब लूटता है अच्छे खासे, और औरतों के जेवर एवर सब छिना लेता है। जो उसे अच्छा लगता है वो ले लेता है। उसकी लूट का आलम इस प्रकार था कि पंजाबी में एक कहावत मशहूर हो गई थी, खाता पीता लाहिदा रहंदा अहमद साहिदा, अर्थात जो खा पी लिया वही तन को लग गया और अपना बाकी अहमद शाह तो लूट कर ले ही जाएगा। 1761 में पानीपत की लड़ाई अहमद शाह और मराठों के मध्य हुई थी। जो अहमद शाह था और मराठों के मध्य 1761 में पानीपत की लड़ाई होती है। अहमद शाह अब्दाली की 16 अक्टूबर 1772 में मृत्यु हो जाती है। अहमद शाह का मकबरा कंधार में है। जो अहमद शाह अब्दाली मराठे होते दिल्ली सल्तनत में हस्तक्षेप पड़ते जब मराठा साम्राज्य पड़ा था, उसी में हमने आपको बताया था, उसी में ही ये अहमद शाह अब्दाली से मराठों का जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है वही है। अगला है राजा हमारा आलमगीर द्वितीय। इसे औरंगजेब द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। मुगल राजमहल में गरीबी और दरिद्रता इसी के समय फैल जाती है, क्योंकि लूटमार होने लगी थी, तो अब इसके समय में खूब दरिद्रता फैलने लगी। ये जहांदार शाह का पुत्र था। जो जहांदार शाह थे, हमने ऊपर दिखाया था उत्तराधिकार संघर्ष में, जो जहांदार शाह थे उनका ये पुत्र होता है। 1754 में इमादुल मुल्क की मदद से आलमगीर द्वितीय ने सत्ता प्राप्त की। जो इमादुल मुल्क होता है उसकी सहायता से ये आलमगीर द्वितीय सत्ता पा जाता है। उन्होंने अपना संपूर्ण काल जेल में काटा था, क्योंकि जो दूसरे राजा थे वो इसे कैद में डाल देते थे, और जब इसका हाथ लगा तब इसने राजा गद्दी हासिल कर ली। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों को रोकने के लिए ये क्या करता है, अपनी पुत्री का विवाह अहमद शाह अब्दाली के बेटे के साथ में कर देता है। ये आलमगीर द्वितीय और औरंगजेब द्वितीय जो होता है। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। अपनी बेटी का विवाह तैमूर शाह दुर्रानी, जो कि अहमद शाह का पुत्र था, उसके साथ में कर दिया। हमने पीछे बताया था अहमद शाह अब्दाली के पुत्र के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर देता है। दुर्रानी साम्राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है कि आक्रमण न करे, इसलिए अपनी बेटी को दे देता है उसके लड़के को कि ले जाओ मेरी बेटी को, पर आक्रमण मत करना, आप दोस्ती कर लो उनसे। इसी के समय प्लासी का युद्ध होता है। जो ये होता है इसी के समय आलमगीर द्वितीय, जो औरंगजेब द्वितीय के नाम से जाना जाता है, इसी के समय प्लासी का युद्ध होता है। अगला हमारा है शाहजहां तृतीय। 1758 से 59 के मध्य में कुछ महीने ही ये रह पाता है, क्योंकि ये मौके का फायदा उठाकर राजा बनता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं इसे हो पाता है। आलमगीर द्वितीय के समय उसका पुत्र शाह आलम बिहार क्षेत्र में होता है। जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु होती है उसके समय उसका जो पुत्र होता है वो बिहार क्षेत्र में होता है। इसका फायदा उठाकर शाहजहां तृतीय अपने आप को राजा घोषित करता है। युद्ध में हार के बाद शाह आलम
द्वितीय राजा बनता है। इसके पीछे 2-3 कहानियां प्रचलित है। एक कहानी ये बताई जाती है कि जो आलमगीर द्वितीय होता है उसे कुछ पराजित करके उसकी मृत्यु के समय जो दूसरे लोग होते हैं उनकी सहायता से शाहजहां तृतीय गद्दी हासिल कर लेता है। उसके बाद उसका पुत्र होता है शाह आलम, वो बिहार क्षेत्र में भाग जाता है, वहां से अपनी सत्ता इकट्ठी करता है, फिर युद्ध करता है तथा उसके बाद ये जीतता है। अब जो कुछ भी फायदा रहा हो, लेकिन ये कुछ महीने ही राजा रह पाता है। जो शाहजहां तृतीय होता है फिलहाल, उसके बाद में जो शाह आलम होता है वो गद्दी पर ये बैठता है। अगला राजा होता है शाह आलम द्वितीय, 1759 से लेके 1806 तक। शाहजहां तृतीय के से युद्ध में विजय के बाद राजा बनता है। महादजी सिंधिया की मदद से ये गद्दी पर बैठता है। जो महादजी सिंधिया होते हैं उनका सहयोग लेकर ये जब बिहार भाग जाता है, उनकी सहायता से लेकर फिर युद्ध करता है और शाहजहां तृतीय को पराजित करके गद्दी पर बैठता है। इसी के समय सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जो अहमद शाह अब्दाली था, हमने बताया था, वो इसी के समय जो तृतीय युद्ध करता है पानीपत का। सन 1764 में बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के साथ हुआ था, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, नवाब बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ मिलकर युद्ध किया। मुगल ग्रुप पराजित हुआ और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। हमने आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का संघर्ष, उसमें हमको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। फिलहाल हम इतना जान लें, मुगल ग्रुप में कौन कौन शामिल था। जब जो हुआ था उसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। इनने आपस में साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, जिसमें अंग्रेज विजयी होते हैं और बाद में 1765 की संधि करनी पड़ती है और इसमें इन्हें बहुत कुछ खोना पड़ता है। बंगाल की दीवानी, उड़ीसा की दीवानी, बिहार की दीवानी, सब कुछ खोना पड़ता है। चलिए अब आगे और देखते हैं शाह आलम द्वितीय के। अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। अभी हमने जैसे बताया था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। उसके बाद ही अंग्रेज फिर दिल्ली पर कब्जा करेंगे। हम आगे देखेंगे इसको। रेहला सरदार ने इसकी आंखें निकलवाकर इसे अंधा बना दिया था। अंधे रहते हुए भी कई वर्ष तक इसने शासन किया। सन 1830 में लॉर्ड लेक द्वारा शाह आलम को अंग्रेजों के संरक्षण में राज चलाना घोषित हुआ। जो हमने बताया था ना, अब अंग्रेज कब्जा कर लेंगे दिल्ली पे भी और उनको अपने अधीन कर लेंगे तथा अपने संरक्षण में राजकाज चलाने की योजना तैयार करेंगे। अगला राजा बनता है अकबर द्वितीय, 1806 से 1837 तक। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद अंग्रेजों के संरक्षण में उसका पुत्र अकबर द्वितीय सन 1806 में राजा बनता है। अब अंग्रेजों का आधिपत्य हो चुका है, तो अब अंग्रेजों के संरक्षण में ही राजा बनेंगे। मुगलों की बादशाहत अब केवल लाल किले तक सिमट कर रह गई। जो मुगलों की बादशाहत है वो केवल लाल किले तक सीमित रह गई। अब बाकी सारा कार्य अंग्रेज संभालेंगे, क्योंकि ये इनके लिखित में सब हो चुका था। 1788 में गुलाम नादिर ने दिल्ली पर हमला किया और उसने सभी मुगल राजकुमार और राजकुमारियों को डांस करने के लिए मजबूर किया, जिसमें अकबर द्वितीय भी शामिल थे। ये मराठा सरदार महादजी सिंधी ने आकर गुलाम कादिर को ख़त्म कर दिया। जो 1788 में जो इससे पूर्ववर्ती राजा थे ना शाह आलम द्वितीय, उसी के समय ये गुलाम कादिर हमला करता है दिल्ली पर और जितने राजकुमारियां होती हैं अच्छी अच्छी उन्हें बुलाता है। जो राजकुमार होते हैं सबसे कहता है मुजरा करो, नाच करो, मुझे दिखाओ, खुद मजबूर करता है। जब जो मराठा सरदार होते हैं महाजी सिंधे, उनको पता सिंधिया जो उन्हें पता लगता है, तब वो आते हैं, उसे मारते हैं, तब इन्हें मुक्ति मिलती है। उसी समय के विद्वान काफ़ी भाषाओं के जानकार राम मोहन राय को बुलाते हैं अकबर द्वितीय अपने दरबार में। राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करते हैं और ब्रिटेन अपनी पेंशन और अपनी स्थिति के सुधार के लिए भेजते हैं, क्योंकि अब जो इनके द्वारा सिक्के चलाए जाते थे उस पर भी अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी। इन्हें किसी भी कार्य के करने से पहले अंग्रेजों की अनुमति अब लेनी होगी। केवल ये नाम मात्र के अब राजा थे, इसलिए ये ब्रिटेन के महारानी के पास
अपनी समस्या रखते हैं, लेकिन महारानी सुनने से इनकार कर देती हैं। उन्होंने एक हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए नया त्यौहार मनाने शुरू किया, जिसे फूलों वालों की सैर कहा जाता है। ये आज भी दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है, फूलों वाले की सैर। ये एक नया त्यौहार इन्हीं के द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा ही लागू किया गया था। अब चलिए देखते हैं दिल्ली सल्तनत का आखिरी और अंतिम बादशाह, बहादुर शाह द्वितीय या जफर। इन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। इनका टाइम पीरियड है 1837 से 1857, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या क्रांति, 1857 की क्रांति तक इनका शासन चलता है। ये मुगल सल्तनत के अगले आखिरी राजा होते हैं मुगल काल के। इसके बाद कोई भी राजा अब नहीं होगा, पूरा देश अब अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा 1857 की क्रांति के बाद। इनका जन्म सन 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। उनके पिता अकबर शाह द्वितीय और माँ लारबाई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद जफर को 28 सितंबर 1837 में मुगल बादशाह बनाया गया। बादशाह बनते ही उन्होंने चंद आदेश पारित किए, उसमें से एक गौ हत्या पर रोक भी था। 1857 की क्रांति में मेरठ में क्रांतिकारी अब दिल्ली पहुंचे थे। इन्होंने हिंदुओं के प्रति कुछ जो निर्णय लिए थे वो इसीलिए लिए थे, जो अकबर द्वितीय था उसने भी लिए थे, बादशाह द्वितीय था, बहादुर शाह द्वितीय था, इसने भी लिए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने पता था कि अब इनकी सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो मतलब दिल्ली बादशाहत है वो अब लाल किले तक सीमित रह गई है, तो इन्हें बहुत सारे हर तरीके के तबके की मदद की ज़रूरत थी, जिससे ये अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें और अपना खोया हुआ जो वर्चस्व है वो पुनः प्राप्त कर सकें। तब इन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को अपना राजा नेता घोषित किया। जो 1857 की क्रांतिकारी होती है मेरठ से, वो मेरठ वाले क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचते हैं और बहादुर शाह द्वितीय को अपना राजा और नेता घोषित करते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण जफर को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जो जफर होते हैं ये नेता तो बन जाते हैं, क्योंकि ये वृद्ध होते हैं, सही से संचालन भी नहीं कर पाते हैं। इस कारण बाद में क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी होते हैं उनका दमन किया जाता है, तो इन्हें भी इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जब इनके जो सारे पुत्र होते हैं, सब ना पोते होते हैं, सबको मार दिया जाता है इनके सामने। केवल ये बचते हैं, ये केवल अपना आत्मसमर्पण करते हैं केवल इस शर्त पे कि मुझे जिंदा रखा जाएगा और फिर इन्हें रंगून की जेल में भेजा जाएगा। जब मेजर हडसन मुगल सम्राट को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे में पहुंचा, जहां पर बहादुर शाह अपने 2 बेटों के साथ छुपे हुए थे, तो उसने मेजर हडसन होता है, वो स्वयं उर्दू का कुछ जानकार होता है, तो वो कुछ शायरी कहता है। दम, ये कहावत भी तौर पे भी है, अब ये किसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ये जनश्रुति के अनुसार है। दम में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेंग हिंदुस्तान की। ये जो मेजर हडसन होता है वो ये बात कहता है। जवाब में जफर जी कहते हैं, हिंदुओं में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेंगे हिंदुस्तान की। मतलब जब तक हिंदुस्तानियों में, भारतीयों में जब तक मतलब अपने देश के प्रति कुछ भी रहेगा, तब तक तख्त लंदन तक चलेगी तेंगे हिंदुस्तान की। इस तरीके से बहादुर शाह जफर कहते हैं। चलिए बहादुर शाह जफर के बारे में और देखते हैं। उनके पुत्रों और प्रपौत्रों को ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके सामने ही शरेआम गोलियों से भून डाला। जो उनके बच्चे होते हैं, उनके मतलब प्रपौत्र होते हैं, पुत्र होते हैं, उनको सबको मार डालते हैं ब्रिटिश अधिकारी। बहादुर शाह द्वितीय पराजित हुए और गिरफ्तार कर लिया गया इनको। जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी तो अंग्रेजों ने उनके सामने थाली परोसकर उनके बेटों के सर लाए। जो बहादुर शाह कहते हैं कुछ खाने पीने को दे दो, तो उनके बच्चों का खून तथा उनके बच्चों के सर काटकर उनके सामने रखा जाता है। जब रखा जाता है तो खून तो खौलता ही है। उसके बाद जो बहादुर शाह जफर हैं वो अंग्रेजों को जवाब देते हैं, हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सिर कुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। ये बहादुर शाह जफर कहते हैं।
ज़्यादातर मुगल शहजादों की कब्र हुमायूं के मकबरे के पास स्थित है। जो मुगल बादशाह मतलब मुगल काल है, उसके ज़्यादातर बादशाह जैसे दारा शिकोह है, जितने भी शहजादे होते हैं दारा शिकोह और जो भी इस टाइम जो मरते हैं, सबकी कब्र लगभग हुमायूं के मकबरे के आसपास ही स्थित है। जब दिल्ली में अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को कैद कर लिया तब निम्न शायरी लिखते हैं। जब दिल्ली में उनको कैद कर लिया जाता है बहादुर शाह जफर को, तो वो अपनी अभिलाषा कुछ इस प्रकार व्यक्त करते हैं। ना तो मैं किसी की आँख का नूर हूँ, ना ही किसी के दिल का करार हूँ, मैं किसी के काम ना आ सका, वो बुझता हुआ चिराग हूँ। अपने बुढ़ापे को, लाचारी को इस प्रकार ये व्यक्त करते हैं कि मैं किसी के काम नहीं आ सका, ये मेरी बुढ़ापा था, इसलिए मैं किसी के कुछ काम नहीं आ सका। चलिए इनके बारे में और आगे देखते हैं। बाद में रंगून जेल इनको भेज दिया जाता है। दिल्ली में पहले कैद रखा जाता है कुछ समय तक, तो इन्हें अंग्रेजों को डर होता है कि इनके यहाँ रहते हो सकता है दोबारा क्रांतिकारी आंदोलन हो जाए, तो इनको रंगून की जेल में भेज दिया जाता है। सन 1862 में वहीं रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह 332 सालों से चले आ रहे मुगल साम्राज्य का अंत 1857 में हो जाता है। इसके बाद इनके लबों पर अपनी मशहूर गज़ल का शेर अंतिम समय में था। जब ये मर रहे थे तो इनके अंतिम समय में इनके लफ्ज़ों पर एक शेर था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी की न जमीन भी ना मिली कुए यार में। मतलब अपनी जो सरजमी थी, अपनी मातृभूमि थी, वहाँ पे 2 गज जमीन दफन होने के लिए भी जफर को नहीं मिली। ये इनकी जो कब्र है वो म्यांमार बर्मा में रंगून में स्थित है। जफर की मौत के बाद उनकी शायरी कुलचियात ए जफर के नाम से संकलित की गई। मिर्ज़ा गालिब इनके समकालीन थे। जो मिर्ज़ा गालिब थे वो इन्हीं के समकालीन थे। बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से शेर व शायरी लिखते थे, इसीलिए इन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। ये मुग़ल सल्तनत का आप कुछ मैप के बारे में देख सकते हैं मैप के जरिए। ये 1650 के आसपास का मुग़ल अकबर के बाद का समय था, लगभग शाहजहाँ के समय का कह सकते हैं। उस समय ये मुग़ल एम्पायर कुछ इस प्रकार दिखता था। औरंगजेब ने इसे बढ़ाकर दक्षिण में कुछ इस प्रकार इसका नक्शा बदला। उसके बाद 1772 में मुग़ल पतन के बाद दिल्ली के लाल किले तथा दिल्ली तक ये बादशाह सिमट कर रह जाती है। 1857 के बाद पूरा अंग्रेज में भारत हो जाता है और मुग़ल साम्राज्य समाप्त हो जाता है। इस तरीके से मुग़ल काल समाप्त हो चुका है और उत्तर मुग़ल काल भी मुग़ल वंश का नामो निशान मिट जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।